जो डिजिटल सर्वे करने जो भी सर्वेयर आएगा, डिवाइस उसके पास रहेगा, प्रश्न उनके पास रहेंगे, उत्तर केवल मुझे देना है। यदि केवल मुझसे मेरा नाम पूछकर चले जाएंगे तो मैं जानूंगा कैसे कि मेरा और क्या क्या दर्ज हुआ। इसलिए डिजिटल सेंसस हमको, मैं इसलिए आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि ये पॉपुलेशन हैकिंग की ओर ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं। जोहार साथियों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद 14 से 25 आ गया। इन 11 वर्षों के बाद आज एक अधिसूचना जारी हुई गृह मंत्रालय के द्वारा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना का कार्य शुरू होगा और 1 मार्च 2027 से बाकी पूरे देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का जनगणना का कार्य शुरू होगा। हम सबको याद है 19 सितंबर 2023 में संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें एक विधेयक को पारित करना था और वो कानून के रूप में आ भी चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें 33% आरक्षण सभी निर्वाचित सदनों में महिलाओं की होगी और उसका समय सीमा तय किया गया था कि 29 का जब ये आम चुनाव होगा, परिसीमन के बाद होगा, उसमें ये कानून को लागू किया जाएगा। अब ये संयोग है या प्रयोग है कि जिस प्रकार के जुमले हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी व्यवहार में लाते हैं, ये भी उसका एक प्रतिफल है कि 27 से जनगणना शुरू होगा और जनगणना शुरू होगा 2 हिस्सों में। एक होगा मकान आधारित, मकान में प्रदत्त सुविधाएं आधारित, और दूसरा होगा व्यक्ति आधारित, जिसमें डेमोग्राफी का भी ख्याल रखा जाएगा और जातिगत जनगणना भी होगी। आज की अधिसूचना में ये बातें आई और ये संपूर्ण डिजिटल होगा। ये डिजिटल होगा तो इसका एक बहुत बड़ा डेटा भी बनेगा और उसको भारत सरकार एनपीआर में दर्ज करेगी। नेशनल जो सिटीजन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर कहते हैं, उसमें दर्ज करेगी। ये अधिसूचना ही बड़ा भ्रामक तौर पे सामने आया। एक तो जो समय सीमा तय किया गया
ये किसी भी सूरत में ये 2029 के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि चुनाव का 29 का चुनाव का कार्यक्रम 29 के जनवरी महीने तक आ जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना, यदि चुनाव सही वक्त में हुआ तो। इसलिए डिजिटल सेंसस हमको, मैं इसलिए आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि ये पॉपुलेशन हैकिंग की ओर ले जाएगा। मतलब 1 मार्च 27 से 31 दिसंबर 28 के बीच में जनगणना का कार्य भी पूरा हो जाएगा, परिसीमन भी पूरा हो जाएगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले 5 सालों के लिए फिर से टाल दिया गया। जैसे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलता था ना 2014 से 2025 तक, ये केवल और केवल पूरे नारी शक्ति को प्रलोभन दिखाकर, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं कि न्योता भेजकर थाली हटा लेना। एक बार इनके साथ भी हुआ था, नीतीश कुमार जी ने किया था जब भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था बिहार में। तब प्रधानमंत्री महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आमंत्रित थे पूरी भाजपा। नीतीश जी ने आमंत्रण दिया था दोपहर के खाने के लिए। जैसे मालूम चला मोदी जी भी आएंगे तो उन्होंने पत्तल ही हटा दिया था। ये भी वैसा ही एक प्रयोग है जो एक संयोग के तौर पे सामने आया। दूसरा कि जनगणना के जो फॉर्मेट है, हम सब जानते हैं कि मकानों की जब जनसंख्या होती है उसमें हर चीज दर्ज होता है कि खिड़की कितने हैं, शौचालय कितने हैं, उसमें कौन कौन उपभोग की वस्तुएं हैं, शयन कक्ष कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, और जब पॉपुलेशन का होता है तो उसमें एक धर्म केवल लिखा जाता था, स्त्री और पुरुष, और उसका लिंग निर्धारण होता था। लेकिन ये कौन सा डिजिटल फॉर्म आएगा कि जातिगत जनगणना की तो बात की गई, ये बड़ी खेल की ओर इशारा करता है। ये एनपीआर एक बड़ा घालमेल का एक दस्तावेज तैयार होने जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से भारत के एक विशेष वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को उसको खंडित करने की, जातियों को खंडित करने की एक साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा, नंबर 1। और अधिसूचना यदि आज जारी हुआ तो उसका फॉर्मेट क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया? उसके पीछे की साजिश क्या है?
क्या पैसे किनको भेजेंगे मेरे घर? हम जो सारी जानकारियां देंगे, वो प्रश्न यदि मुझे नहीं मालूम तो वो आकर मुझसे ठगकर मेरा नाम पूछकर और बाकी सारे चीज, क्योंकि डिवाइस डिजिटल होगा तो डिवाइस उनके पास होगा, और डिवाइस क्योंकि उनके पास होगा तो डिवाइस हैक भी होगा, क्योंकि ये डिजिटल है, इसका एक्सेस इंटरनेट होगा, और इंटरनेट जहां पर जुड़ जाता है वहां पर हैक होना ही है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया जो इंटरनेट को हैकिंग से रोक पाया, क्योंकि वो तो वायरलेस होगा। आप वायर टू वायर, तार से तार को जोड़कर आप रोक सकते हैं, लेकिन बेतार को कैसे रोकेंगे? हम लोग सबको जानते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त लोग भुगत चुके हैं कि उनके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सरकारी तौर पर पॉपुलेशन का भी हैकिंग करने का एक साजिश किया जा रहा है। ये पॉपुलेशन हैकिंग का एक योजना है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है कि यदि पॉपुलेशन का हैकिंग हो जाएगा। मैं पहले भी कहता था, जो G7 आज हो रहा है, कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उनके प्रधानमंत्री को बुला दो क्योंकि वो कंज्यूमर। ये बड़ा खतरा आज दिख रहा है, खासकर हमारे जो मूलवासी है, हमारे जो आदिवासी है, शरणाधर्मावलंबी है, ईसाई समुदाय से है, दलित है, मुसलमान है, ये पूरा का पूरा NPR उस रूप में याद रखा जाएगा जब खुद के पहचान को, एक हिंदुस्तानी को अपना पहचान देने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसी पे आज मेरा वक्तव्य आप लोगों को देना था। धन्यवाद। कोई यदि आपके प्रश्न है। रातू रोड फ्लाईओवर का मांग जो है वो रातू रोड फ्लाईओवर का नाम बदलने की बात कही जाती है कि प्रमोद बिहारी बनाके के नाम पे होना है, फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए। आप लोग ये मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि राजेश कच्छप जी माननीय विधायक हैं, खिजरी के, उन्होंने गुरुजी के सम्मान में इस बात को रखा था कि गुरुजी के नाम पर, और हम लोगों की भी ये इच्छा है कि गुरुजी प्रतीक पुरुष है झारखंड के, और ये वो फ्लाईओवर है जो हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। तो सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड NHAI का है, हम लोगों की भी ख्वाहिश है, पार्टी की इच्छा है कि इस एलिवेटेड रोड का नाम गुरुजी के सम्मान के साथ रहना चाहिए। बाकी निर्णय सरकारी स्तर पर होना है।
सरकार जो फैसला लेगी पार्टी उसको मानेगी। बाबूलाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी का सैलरी रोक दिया है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो पैसे लगातार करते हुए आ रहे हैं, और कुछ आईपीएस ऑफिसर को वो पोस्टिंग भी किया कि उस पर रोक लग गया। तो बाबूलाल जी को कितना पैसा का हिस्सा चाहिए, कहाँ से उनको उलझुल चीज मालूम चल जाता है कि आईपीएस के और आईएएस के ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। बाबूलाल जी सीएम थे उस समय लेते थे क्या, क्योंकि उनको तो अनुभव है। तो हिसाब किताब क्या था हम लोग को बता दें, से हम लोग हेमंत बाबू को बता देंगे कि बाबूलाल जी इतना लेते थे, उससे अब डीए बढ़ के इतना प्रतिशत हो गया, तो उनके समय का रुपया भी बढ़ गया होगा और उसमें हिस्सेदारी क्या देना पड़ता था, सारा कुछ हम लोग बता देंगे। और बाबूलाल जी का जो कट मनी होगा वो बाबूलाल जी को पूरे आदर सम्मान के साथ फूल बेलपत्ता चढ़ा के उनको पहुंचा देंगे। जो संवैधानिकता पे सवाल उठा रहे हैं कि 30 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन तो अदालत काहे नहीं जाते रे बाप, हम ही लोग से खाली सवाल पूछते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कब खत्म हो गया प्रदेश अध्यक्ष पद से, वो तो 2 साल के न थे, कायदा बिठल है। नड्डा जी कहला बैठा था, मने सुई बोलेगा चलने को तुझ में छेद है। ये संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। अरे बाबा, उनको संविधान मालूम हो तब ना उस संविधान में बात करें। संविधान में यदि बाबूलाल जी को यकीन होता तो संवैधानिक संस्था में जाके बात करते। ये आपके पत्रकार महोदय से थोड़ी पूछवाते हमसे। लेकिन जो हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है दादा इसी मामले में, तो हाईकोर्ट अपने उत्तर में क्या दिया? राज्य सरकार जवाब देगी सरकार। दादा, ये जो आप जाति जनगणना वाली बात बोले, आप लोगों ने भी ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया था, तो आप क्या सिर्फ ये डिजिटल डेटा लेके उसको लेकर विरोध कर रहे हैं या फिर नहीं? हमने जो कहा था वो फॉर्मेट अभी तक आया ही नहीं। इन्होंने आज के जो अधिसूचना है उस पर आधारित है। अब यदि फॉर्मेट आएगा, क्या आएगा, देखिए दिक्कत क्या होता है, ये सब टेक्निकल चीजें। जो डिजिटल सर्वे करने जो भी सर्वेयर आएगा, डिवाइस उसके पास रहेगा, प्रश्न उनके पास रहेंगे, उत्तर केवल मुझे देना है। यदि केवल मुझसे मेरा नाम पूछकर चले जाएंगे तो मैं जानूंगा कैसे कि मेरा और क्या क्या दर्ज हुआ। तो ये व्यवहारिकता है कि हमसे बता दे मेरा सर्वे में कि मैं ये सवाल करूंगा, ये मैंडेटरी है जवाब देने के लिए, और मैं जब उसको जवाब दे दूंगा वो डिजिटल जो आपका दर्ज करेंगे उसका सत्यापन तो हमसे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या फॉर्म के द्वारा होता था जिसमें हस्ताक्षर करना पड़ता था परिवार के मुखिया का। लेकिन इसमें क्या है, डिजिटली आपका आधार को जोड़ देगा। अब आपका जब आधार को जोड़ देगा तो वही क्या आपका सत्यापन हो जाएगा, क्योंकि आधार में भी कई सारी त्रुटियां हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in